हेलो फ्यूचर स्टार्स। मैं डॉक्टर डिसो सर आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है केमिकल थर्मोडायनेमिक। ठीक है। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह हम लोग क्या करेंगे, जैसे आप लोग जानते हैं आरबी2 के दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया था। ठीक है, सबसे पहले दोनों क्वेश्चन करते हैं, फिर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। करके आया ना होमवर्क बराबर? चलो मैच करो अपना आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एनी स्पीसीज दैट एक्सेप्ट शेयर इन एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एन एसिड। एसिड का डिफरेंस आर्रेनियस ने दिया था, लेविस ने दिया था, ब्रॉन्स्टेड ने दिया था। ठीक है, तीन लोगों ने एसिड के बारे में बताया था, एसिड बेस के बारे में बताया था। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसका डेफिनेशन दिया है। एक्सेप्ट शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है किस थियोरी के द्वारा, ये एसिड का डेफिनेशन है। आर्रेनियस क्या बोलता है, H प्लस आयन। ब्रॉन्स्टेड क्या बोलता है, प्रोटॉन डोनेट करता है। और अकॉर्डिंग टू लेविस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, लेविस थ्योरी। सेकंड क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ वीक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा सी। अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा सी। इज इट राइट, रॉन्ग? कैसे रॉन्ग, देखो यहाँ पर K इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर C होता है। और अगर इसको जरा ये साइड लो तो K अपॉन C इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ द साइड, K अपॉन C। तो क्या अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट C। ठीक है, जो कि डायरेक्टली बोला है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट, फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 298 केल्विन pH इज इक्वल्स टू 7। बराबर है, एक्वस न्यूट्रल सॉल्यूशन 298 केल्विन पे pH 7 रहता है। फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड करेक्ट। बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट, नहीं। बोथ द स्टेटमेंट इनकरेक्ट, नहीं। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, रॉन्ग। ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, यस। ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट वन इज रॉन्ग। व्हाई रॉन्ग? बिकॉज अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ कंसंट्रेशन C। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। समझ गए दोनों क्वेश्चन? आई होप आप लोग के दोनों आंसर रेडी करेंगे। ठीक है, चलो अभी हम लोग लेक्चर के आगे तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन किसका चैप्टर कौन सा चल रहा है, थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक, थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक मीन्स फ्लो। हीट का फ्लो कैसा है, इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक के अंदर पढ़ते हैं। इसका डेफिनेशन देखेंगे हम लोग तो क्या आएगा, थर्मोडायनेमिक इज कंसर्न विथ द एनर्जी चेंज बिटवीन फिजिकल इन फिजिकल इन आएगा यहां पर, इन फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, थर्मोडायनेमिक इज कंसर्न विद द इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद एनर्जी चेंज। एनर्जी बदलता है, मतलब कम से ज्यादा से कम होता है। किसमें, इन फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जब फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है या केमिकल चेंजेस होते हैं, उस टाइम पे जो एनर्जी का गेन एंड लॉस होता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक। एनर्जी मींस हीट। ठीक है, हीट का जो गेन और लॉस होता है उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक। ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्म, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आइस से जब लिक्विड बन गया, आइस से वाटर बन गया, तो हीट एब्जॉर्ब किया। ठीक है, थर्मोडायनेमिक। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हीट रिलीज हुआ, या कोई बॉन्ड ब्रेक करना है तो हीट अपने को देना पड़ेगा। तो उस टाइम पे भी क्या हुआ, हीट का गेन या लूज हो रहा, तो भी किसमें आ गया, थर्मोडायनेमिक। मतलब फ्लो ऑफ हीट, बराबर। फ्लो ऑफ हीट को क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक। समझ गया? चलो नेक्स्ट, सिस्टम एंड सराउंडिंग। अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर द थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन कॉल्ड अ सिस्टम। जिसके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग उसको सिस्टम बोलते हैं,
उसके आजू बाजू का स्पेस सराउंडिंग, और एज अ होल पकड़ेंगे तो क्या हो गया, वो यूनिवर्स हो गया। जैसे कंटेनर लेते हम लोग, ये यूनिवर्स हो गया, इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्स। यहाँ पे छोटा सा कुछ तो रखा हुआ जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सिस्टम, जिसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं हम लोग। सिस्टम के आजू बाजू की जो जगह है ये सब क्या हो गया, सराउंडिंग। ठीक है, जिसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं सिस्टम, आजू बाजू का स्पेस सराउंडिंग, और दोनों को एक साथ पकड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिवर्स बोलेंगे। समझा? अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का एक पार्ट है अंडर थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन, जिसके बारे में स्टडी वगैरह चले उसको सिस्टम बोलते हैं। ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का ही बाकी के दूसरे पार्ट आउटसाइड द सिस्टम, सिस्टम के बाहर यूनिवर्स के अंदर जितना भी पार्ट है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सराउंडिंग। समझ गया? सिस्टम, सराउंडिंग और होल को क्या बोलेंगे, यूनिवर्स बोलेंगे। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, अ सिस्टम कॉफी विच एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद द, अ सिस्टम विच एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड एन ओपन सिस्टम। डेफिनेशन में जरा इसको कट करना। A system which exchange both energy and matter with the surrounding is called open system. ओपन सिस्टम किसको बोलेंगे, जो जहां पर एनर्जी और मैटर का दोनों का एक्सचेंज होता है। जैसे मैंने एक कप ऑफ टी है, ठीक है, यहाँ पे पूरा टी या कॉफी जो भी है, और हीट हॉट, ठीक है, गर्म है, यहां से क्या है, वेपर निकल रहे हैं, और बाजू में से क्या निकल रहा है, हीट। अभी एकदम ऊपर रखा है कप, ठीक है, एग्जाम्पल में लो, कप ऑफ टी, ठीक है। अभी यहां से देखो एनवायरमेंट्स में हीट लॉस हो रहा है, ठीक है, मतलब एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, विच एक्सचेंज बोथ एनर्जी, एनर्जी मतलब हीट, हीट क्या एनर्जी है, एनवायरमेंट एक्सचेंज हो रहा है, मतलब कप का एनर्जी अभी जो 100 के ऊपर है और इन्वायरमेंट का जो 25 से 30 के आसपास में है, डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो वो एक्सचेंज होगा, ठीक है। साथ में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है, 11th से बता दिया, 12th बहुत बार बता दिया। मैटर इज समथिंग विच हैविंग द मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस। जैसे मैटर हो गया, कुछ तो मास है इसका, और मेरा हाथ का ये भी देखो जगह किसी ने नहीं लिया है, मैंने इस पे रख दिया, तो देखो इतना मेरा हाथ का एरिया इस मार्कर ने, मतलब क्या हो गया, इतना एरिया स्पेस ले लिया, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। तो मैटर इज समथिंग विच हैविंग द मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस कॉल्ड मैटर। तो यहाँ पे देखो जो वेपर, जब यहाँ पे कप रखते हैं हम लोग तो वेपर निकलता है ना, वाटर वेपर, तो वाटर वेपर क्या है, मैटर है, क्योंकि उसका कुछ मास रहेगा और स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, तो मैटर भी निकल रहा है और प्लस हीट भी निकल रहा है, उसको बोले हम लोग ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम, देख क्लोज सिस्टम में क्या, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ हीट एक्सचेंज होगा। आइसोलेटेड में दोनों एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। क्लोज्ड सिस्टम, अ सिस्टम दैट एक्सचेंज एनर्जी एंड नॉट द मैटर विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता। एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल ले लो वही, अभी क्या इसके ऊपर क्या पूरा ढक्कन से बंद किए इसको हम लोग, ठीक है। तो ये वेपर उड़ नहीं रहा है, ठीक है, वेपर जा नहीं पा रहा है, क्या सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल में आपका कप ऑफ टी, क्लोज्ड विथ पार्ट, किसी पार्ट से वो क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। तो क्या होगा, सिर्फ हीट लॉस होगा, मैटर लॉस नहीं होगा, वाटर वेपर अंदर के अंदर ही रहेंगे।
समझ गया। अभी हम लोग देखते हैं आइसोलेटेड। A system that does not allow exchange of either energy or matter with the surrounding is known as isolated system। ठीक है, सेम एग्जांपल लेंगे हम लोग। कप ऑफ टी, ढक्कन क्लोज है इसका, ठीक है। तो इसको क्या कहें, एक आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब एक बॉक्स के अंदर बंद किया है। अभी तो बॉक्स जो हीट निकलेगा ना तो बॉक्स के अंदर ही रहेगा, और मैटर तो ऐसे भी नहीं निकल रहा है, ठीक है। और जो हीट भी निकलेगा वो बॉक्स के अंदर ही रहेगा, इन्वायरमेंट में नहीं आएगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। समझ गया, ना हीट का लॉस होगा, ना एनर्जी, सॉरी, ना एनर्जी का लॉस होगा, ना मैटर का लॉस होगा। समझ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। अभी हम लोग सिस्टम समझ गया क्या होता है, जिसकी हम लोग स्टडी करते हैं। सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देखो क्या बोलता है, a property which depends on the amount of matter present in a system is called an extensive property। extensive property मतलब जो मैटर के ऊपर डिपेंड करता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे मास, मैटर पर डिपेंड करता है, जितना मैटर ज्यादा उतना मास ज्यादा। वॉल्यूम, जितना मैटर ज्यादा उतना वॉल्यूम ज्यादा। इंटरनल एनर्जी, जितना मैटर ज्यादा एनर्जी ज्यादा। हीट कैपेसिटी, जितना मैटर ज्यादा, जो जितना कंटेंट ज्यादा उतना कैपेसिटी ज्यादा। नंबर ऑफ मोल, जितना मास ज्यादा उतना मोल ज्यादा। समझ गया। अभी इंटेंसिव, a property which is independent of the amount of matter in the system is called intensive property। इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी है जो मैटर पर डिपेंड नहीं करता। जैसे अभी प्रेशर, अभी किसी गैस का प्रेशर ले लो, गैस का, तो वो चाहे छोटे अमाउंट में रहे और चाहे बड़े, या छोटे कंटेनर में रहे गैस, चाहे बड़े कंटेनर में रहे, जो प्रेशर वो गैस का है वो प्रेशर तो वही रहेगा। तो भले से गैस इतना है या इतना है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। टेम्परेचर, अभी हम लोग ने मान के चलो चाय बनाया, एक कप में आधा कप निकाला, एक कप में पूरा भर के निकाला, तो इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर दोनों का अलग अलग रहेगा क्या? नहीं, जो टेम्परेचर इसका वो टेम्परेचर इसका भी रहेगा ना, तो मैटर पे डिपेंड नहीं करता। सेम वैसे सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड स्पेसिफिक हीट। समझ गया। चलो नेक्स्ट, स्टेट फंक्शन। दो फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। The property which depends on the state of a system and independent of the path followed to attain it, it is called as state function। ठीक है, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता बट किस पे डिपेंड करता है, स्टेट ऑफ द सिस्टम। इसमें आता है अपना एग्जांपल में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल। ठीक है, ये सब क्या है, स्टेट फंक्शन है। किसका? सिस्टम का। सिस्टम का प्रेशर अगर कुछ है, वॉल्यूम कुछ है, टेम्परेचर, मोल जो भी रहेगा वो सब किस पे रहेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अभी ये स्टेट और पाथ क्या होता है, एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। पाथ फंक्शन, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द पाथ आर कॉल्ड पाथ फंक्शन। W मीन्स वर्क डन, Q मीन्स हीट। एग्जाम्पल आगे दिया है कि आपको देना पड़ेगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, ठीक है। दो कंटेनर ले लेते हैं हम लोग। अभी यहां पे एक गैस है, गैस 1, और वही गैस 1 इधर भी है, ठीक है। अभी प्रेशर को हम लोग, ये क्या पिस्टन है, ठीक है, ये क्या है अपना पिस्टन है, ठीक है। और इसके अंदर क्या भरा है, गैस। अभी ये गैस का जो प्रेशर है यहाँ पे P1, टेम्परेचर T1, नंबर ऑफ मोल N1 और वॉल्यूम V1। यहाँ पे जो है P2, T2, N2, V2, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो गैस इतने पोर्शन में था, ठीक है, इतने पोर्शन में था। तो ये स्टेट में टेम्परेचर P1 था, T1 था, मोल N1 था, वॉल्यूम V1 था। यहाँ पे देखो पिस्टन थोड़ा ऊपर चला गया, थोड़ा ऊपर चलेगा मतलब गैस बढ़ गया, उसका प्रेशर P2 हो जाएगा, T2 हो जाएगा, N2, V2 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी
ये इनिशियल है, इनिशियल, और ये फाइनल है। तो P1 से P2 पर गया, फाइनल क्या है P2, तो फाइनल P2 P1 से P2 आ सकता है, P3 से P2 आ सकता है, P4 से P2 आ सकता है, P5 से P2 आ सकता है, P6 से P2 आ सकता है, ऐसे सो ऑन। ठीक है, तो मतलब फाइनल अपना क्या आ रहा है, P2 ही आ रहा है। तो ये क्या हो गया, स्टेट फंक्शन हो गया, पाथ पे डिपेंड कौन से रास्ते से आ रहा है, P4 से P2 आया कि P3 से P2, फर्क नहीं पड़ता, अपना फाइनल स्टेट P2 मिल गया ना, बस। अगर मतलब P2 का चाहिए रहता है तब, मतलब जो भी चाहिए रहता है, तो जैसे P2, T2, V2, N2 सबके लिए सेम है। ठीक है, पाथ फंक्शन क्या है, द प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द पाथ आर कॉल्ड पाथ फंक्शन। वर्क डन, वर्क डन अभी जैसे P1 से P2 गए तो वर्क डन W, कुछ तो W लगा। ठीक है, अभी जब P5 से P2 तक जाओगे तो ये W1 लगा है, W2 लगेगा, तब दोनों टाइम पे वर्क डन अलग अलग होगा। ठीक है, अभी P1 से P2 नजदीक था, आराम से चलेगा, थोड़ा कम वर्क लगा करने के। P5 से P2 गया, 3 स्टेप ज्यादा चलना पड़ा, 2 स्टेप ज्यादा चलना पड़ा, मतलब 3 स्टेप हो गया, तो वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये पाथ पे डिपेंड करता है, कौन से पाथ से आप जा रहे हो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है, चेंज होता है, बट स्टेट फंक्शन चेंज नहीं होता है। समझ गया, चलो नेक्स्ट, थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम। चलो अभी इसको समझते हैं, व्हाट इज थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये क्या है बच्चों, पिस्टन। पिस्टन मतलब गैस को प्रेस करने के लिए, दबाने के लिए। ठीक है, इसमें गैस है, गैस का जो प्रेशर रहेगा उसको बोलेंगे P, और ये क्या है, इन्वायरमेंट है, तो उसको बोलेंगे P एक्सटर्नल। ठीक है, ये पिस्टन है। अभी ये अगर P एक्सटर्नल ग्रेटर देन P, मतलब बाहर का प्रेशर ज्यादा है और अंदर का प्रेशर कम है, तो पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि प्रेशर बाहर वाले का ज्यादा है तो दबाएगा गैस को, तो पिस्टन नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। बराबर, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है, P ग्रेटर देन P एक्सटर्नल। अभी क्या P बड़ा है P एक्सटर्नल से, अगर P का प्रेशर ज्यादा है, इसका प्रेशर ज्यादा है इसके मुकाबले, तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ धकेलेगा, किसको, पिस्टन को। अब ये कब तक चलेगा, जब तक P एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू P नहीं हो जाता, मतलब इक्विलिब्रियम जब तक अटेन नहीं कर सकता, जब तक नहीं कर पाएगा। अभी इसका प्रेशर मान के चलो 6 है, इसका प्रेशर मान के चलो 8 है, और इसका प्रेशर मान के चलो इसका प्रेशर 6 है और इसका 4 है। ठीक है, अभी 6 इसका ज्यादा है तो थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा तो नीचे आएगा, नीचे आते नीचे आते यहाँ इसका आने के बाद प्रेशर 5 हो गया, और इसका प्रेशर थोड़ा नीचे आया तो प्रेशर इसका कम हो गया, और इसका 4 से 5 हो गया। जब इसका प्रेशर भी 5 और इसका प्रेशर भी जब 5 हो गया, तो इसका प्रेशर मतलब जितना इसका प्रेशर था उतना ही प्रेशर इसका भी हो गया, तो दोनों वहीं पे रुक जाएंगे इक्विलिब्रियम पे, ना तो ये इसको ऊपर धक्का मारेगा ना ऊपर से नीचे पुश करेगा। ठीक है, तो दोनों का प्रेशर मतलब एक एग्जांपल लिया 5 करके, मतलब P एक्सटर्नल जितना प्रेशर ऊपर है उतने प्रेशर नीचे, मतलब जितना ताकत मैं यहां लगा रहा हूं उतना ताकत यहां पे लगा रहा हूं, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा। समझा, चलो ये हो गया थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, तो ये इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया। नेक्स्ट, प्रोसेसेस एंड इट्स टाइप। A transition from one equilibrium state to another is called process। एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस। अभी बहुत सारे प्रोसेस हम लोग एक करके देखते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या, कि भाई जब एक स्टेट से दूसरा स्टेट बन रहा है तो उस टाइम पे आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है। क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जब एक स्टेट से दूसरा स्टेट बन रहा है, जैसे हम लोग ने एक बनाया था ना इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट जो बनाया था थोड़ी देर पहले, तो एक स्टेट से जब दूसरे से मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उस टाइम पे क्या होता है, आइसोथर्मल, आइसो मीन्स कांस्टेंट, थर्मल मीन्स टेम्परेचर,
क्या होगा यहाँ पर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा मतलब डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0, मतलब T1 और पहले जो T1 था बाद में टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब जो पहले T था इनिशियल स्टेट में फाइनल स्टेट में वही T है, मतलब T1 इज इक्वल्स टू T2। तो डेल्टा T क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है। तो डेल्टा 2 मान लो T2 लिखे माइनस T1 की जगह हम लोग T2 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। T2 माइनस T2 क्या आ गया, 0 आ गया ना, डेल्टा T इज इक्वल्स टू 0। तो आइसोथर्मल में डेल्टा T क्या होता है, 0 होता है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। समझ गया। चलो नेक्स्ट, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक में आइसो मींस कांस्टेंट, प्रेशर, एक ट्रांसफर एक इनिशियल से फाइनल स्टेट में जा रहे हैं तो वहां पे प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट मतलब डेल्टा P इज इक्वल्स टू 0, मतलब P1 इज इक्वल्स टू P2। समझा। चलो नेक्स्ट, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0, मतलब V1 इज इक्वल्स टू V2। It is a process during which volume of the system remains constant during the ट्रांसफॉर्मेशन। एक स्टेट से दूसरे स्टेट बनते टाइम वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब फिर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो टेम्परेचर वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा। समझ गया। एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, मतलब हीट क्या रहेगा, कांस्टेंट और इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा क्यू। क्यू को हीट से रिप्रेजेंट करते हैं 0, मतलब Q1 इज इक्वल्स टू Q2। समझा। प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज है नहीं, मतलब हीट कांस्टेंट है। हीट का मतलब डेल्टा Q इज इक्वल्स टू 0। इसको क्या लेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस। अभी देखो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, वेरी इजी। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। फिर से ये क्या है बच्चों, पिस्टन, सॉरी ये क्या है, गैस, बिकॉज गैस आर ओनली कंप्रेसिबल, लिक्विड एंड सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं है। अभी गैस ये क्या, पिस्टन, पहले कैसा था, ये पोजीशन पे था। अभी फिर से सेम यही साइज का बनाते हैं। ये क्या है, पिस्टन। अभी ये क्या है अपना, गैस। ये क्या है, इनिशियल स्टेट, जो फाइनल स्टेट। ठीक है। यहां का प्रेशर P1 है तो यहां का प्रेशर P2 है, यहां V2 है, सॉरी यहां पर V1 है तो यहां पे V2 है, यहां पे टेम्परेचर T1 है तो यहां पे टेम्परेचर T2 है, मतलब P1 V1 T1, P2 V2 T2। ठीक है। अभी P1 V1 T1 से P2 V2 T2 हो गया, और यहां पे ये क्या है, P एक्सटर्नल। अभी हम लोग ने गैस पिस्टन यहाँ पे था, प्रेस करके, मतलब P एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा था, प्रेस होके यहाँ पे आ गया। तो जो प्रेशर हमने जबरदस्ती, अभी ये क्या इक्विलिब्रियम पे है, ये क्या है इक्विलिब्रियम पे, ना तो पिस्टन ऊपर जा रहा है ना तो पिस्टन नीचे आ रहा है, बराबर बराबर, क्योंकि इक्विलिब्रियम, जितना प्रेशर यहाँ पे उतना प्रेशर यहाँ पे। बट हमने फोर्सफुली एक्सटर्नली जबरदस्ती पिस्टन को नीचे लाया, मतलब यहां तक लाके छोड़ दिया, मतलब वहां तक लाए और प्रेशर अभी भी लगा है तो वहीं पे रुका रहेगा। जैसे प्रेशर हम लोग रिलीज करेंगे, जैसे छोड़ेंगे प्रेशर, हटाएंगे एक्सटर्नल प्रेशर जो लगा है, वैसे क्या करेगा, फिर से पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब रिवर्स होगा। पिस्टन क्या होगा, रिवर्स होगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिवर्सिबल
प्रोसेस, मतलब गैस को अगर कभी भी आपने कंप्रेस किया ना तो वो रिवर्सिबल है। कब रिवर्सिबल है? जब हम लोग ने एक्सटर्नल फोर्स लगा के जो प्रेशर लगाया है, जैसे वो एक्सटर्नल प्रेशर रिलीज करेंगे, हटाएंगे, वैसे प्रोसेस क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल हो जाएगा। लेकिन जब तक लगा के रखे तब तक वहीं पर रहेगा। समझा? चलो नेक्स्ट, फीचर ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस की कुछ खास बात है। द ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स डिफर बाय एन इनफिनिटेसिमल अमाउंट, ठीक है, इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट। द ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स मतलब क्या? ये पिस्टन को मैं नीचे जबरदस्ती धक्का दे रहा हूं तो ड्राइविंग फोर्स हो गया। ये नीचे की तरफ आएगा तो इसको बोलेंगे ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। और जब ये ऊपर जाएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग अपोजिंग फोर्स। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, तभी ना वो ऊपर और नीचे आएगा। द प्रोसेस कैन बी रिवर्स बाय एम्फेसिस चेंज इन कंडीशन। कंडीशन में चेंज करो, मतलब प्रेशर रिलीज कर दो तो प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। A reversible process proceeds infinitely slowly and takes place in infinite number of steps। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, मतलब अभी हम लोगों ने जब प्रेशर लगाया तो डायरेक्ट वहीं लेके चले गए क्या? धीरे धीरे प्रेशर लगाएंगे ना, और पिस्टन धीरे 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 नीचे जाएगा वो, बराबर। जब पिस्टन धीरे धीरे नीचे गया मतलब बहुत सारे मल्टीपल स्टेप में वो नीचे गया। At the end of every step of the process, the system attain a mechanical equilibrium with the surrounding। End of process, जैसे प्रोसेस का एंड करोगे मतलब प्रेशर लगाना छोड़ दोगे, सिस्टम अटेन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। अटेन मतलब फिर से वो इक्विलिब्रियम अटेन करेगा सराउंडिंग के साथ, मतलब पी एक्सटर्नल के साथ। समझ गया? चलो, नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क, नेचर कैन बी पॉजिटिव, नेचर कैन बी सॉरी वर्क कैन बी पॉजिटिव एंड वर्क कैन बी निगेटिव। अगर वर्क पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा? वर्क इज done on system and work is done by system। सिस्टम के ऊपर जब काम करोगे तब उसको पॉजिटिव वर्क बोलेंगे। जब सिस्टम के द्वारा कार्य होगा किसके ऊपर? सराउंडिंग के ऊपर, तब उसको हम लोग निगेटिव वर्क बोलेंगे। समझ गया? मतलब क्या हो गया? यहां पे देखो, ये पिस्टन जब नीचे आया, काम किसने किया? वर्क किसने किया? बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर ने, मतलब सराउंडिंग ने काम किया। काम हुआ किसके ऊपर? सिस्टम के ऊपर काम हुआ, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अब हम लोग ने प्रेशर हटा दिया, छोड़ दिया, ठीक है। पिस्टन अभी ऊपर जा रहा है, ऊपर कौन लेके जा रहा है? सिस्टम लेके जा रहा है। सिस्टम उसको ऊपर पुश कर रहा है, तो काम कौन कर रहा है? सिस्टम। सिस्टम जब काम करता है तो उसको वर्क डन वहां पे क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। समझा? बस यही था। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 का डिकम्पोजिशन करो। H2O2 गैस किसमें रिलीज होगा? H2 प्लस O2 गैस में। यहां पे जाए, ये रहा पिस्टन, और ये रही अपनी गैस। कौन सी गैस? H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब जब H2O2 गैस है तो पिस्टन यहाँ पे, अब सेम जरा बनाते हैं हम लोग। पिस्टन, जब ये H2 और O2 अलग अलग हो जाएगा ना, मतलब जब ये H2O2 H2 और प्लस O2 में कन्वर्ट होगा ना, तब क्या होगा? दो अलग अलग गैस हो गए, दो अलग अलग गैस हो गए तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा? पिस्टन को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, मतलब पी एक्सटर्नल कम हो गया तो H2O2 बढ़ जाएगा, प्रेशर ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ पे सिस्टम काम कर रहा है। पिस्टन जब ऊपर है मतलब सिस्टम काम कर रहा है, मतलब वर्क डन निगेटिव होगा। समझ गया? नेक्स्ट एग्जांपल इसका देख लेते हैं हम लोग। एक रिएक्शन बिटवीन NH3 एंड HCl। NH3 गैस प्लस HCl गैस मिलके क्या बनाएगा? NH4Cl। ठीक है, इसमें क्या होगा? ये रहा पिस्टन, यहां पर क्या है? NH3 है
और ये HCl है, ठीक है। तो पिस्टन यहां पे है, जब ये NH4Cl में होगा पिस्टन क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अरे सॉरी, ये क्या हो गया अपना पिस्टन, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम पे, अभी पिस्टन नीचे आया, पिस्टन नीचे आया, काम किसने किया, सराउंडिंग ने काम किया, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वर्क डन निगेटिव हुआ था क्योंकि पिस्टन ऊपर गया था, यहाँ पे पिस्टन नीचे आया तो वर्क डन पॉजिटिव हो गया। समझ गया ये दो रिएक्शन। चलो नेक्स्ट, नेचर ऑफ हीट। लाइक हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच द सिस्टम एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग। हीट ये क्या, जो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करता है सिस्टम। व्हेन द सिस्टम एंड सराउंडिंग आर डिफरेंट टेंपरेचर, हीट आइदर फ्लो और इन और लेट आउट ऑफ द सिस्टम। तो डिफरेंस रहेगा, तो हीट अंदर आएगा तो हीट बाहर जाएगा। अभी इसका हम लोग साइन कन्वेंशन देखते हैं। साइन कन्वेंशन ऑफ W मतलब वर्क डन, Q मतलब हीट, ठीक है। साइन कन्वेंशन फर्स्ट, अगर वर्क डन पॉजिटिव रहा तो क्या होगा, वर्क डन निगेटिव रहा तो क्या होगा, हीट पॉजिटिव रहा तो क्या होगा, और हीट निगेटिव रहा तो क्या होगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन पॉजिटिव मतलब वर्क इज डन बाय सराउंडिंग, जब सराउंडिंग काम करता है तो वर्क डन पॉजिटिव रहता है। किसके ऊपर काम करता है, ऑन सिस्टम, सिस्टम के ऊपर का मतलब सिस्टम एकदम शांति से बैठा है, कुछ कर नहीं रहा है, वो काम कौन कर रहा है, सराउंडिंग कर रहा है। सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है, काम कौन कर रहा है, सराउंडिंग कर रहा है, मतलब सिस्टम आराम से बैठा है, वर्क डन पॉजिटिव। निगेटिव कब होगा, वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग। समझ गया। हीट, हीट पॉजिटिव कब होगा, जब सिस्टम गेन करेगा हीट, ठीक है। व्हेन सिस्टम गेन्स हीट, ठीक है, जब सिस्टम या हीट इज गिवन टू द सिस्टम, जो भी बोला आप स्टेटमेंट। और माइनस का होगा व्हेन सिस्टम रिलीज हीट, गेन की जगह एब्जॉर्ब वर्ड ज्यादा करेक्ट रहेगा, एब्जॉर्ब। व्हेन सिस्टम एब्जॉर्ब हीट प्लस क्यू, व्हेन सिस्टम रिलीजेस हीट माइनस क्यू। ये हो गया साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क डन एंड क्यू। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क का एक्सप्रेशन दिखाने का मतलब अपने को क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए। चलो पहले इसका डायग्राम बना लो, बार बार वही डायग्राम बनाना है अपने को। पिस्टन, ये गैस रहा पी, और ये रहा पी एक्सटर्नल, ठीक है। थोड़ा टाइम बाद देखोगे ये पिस्टन ऊपर आ गया थोड़ा, तो ये क्या हो गया, डीवी, या इसको डेल्टा भी बोल दो, डीवी। थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज हुआ, ठीक है। पहले V1 था, बाद में V2 हो गया। अब यहां पे लिखो कंसीडर अ कंटेनर विद गैस कवर्ड विथ, पिस्टन से कवर है, ठीक है। उसका क्या लिखोगे, देयर इज चेंज इन स्टेट,
दैट इज इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट चला गया। ठीक है, तो अभी फोर्स क्या आ जाएगा, जो फोर्स लगा नीचे से ऊपर, पी एक्सटर्नल इनटू एरिया, कितना एरिया ये गया ऊपर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे दो। अभी जो वर्क डन होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बराबर। वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बराबर। ये इक्वेशन 2 आ गया। अभी एफ की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर दो, W इज इक्वल्स टू, एफ की जगह पी एक्सटर्नल इंटू ए इंटू डी, बराबर है, बराबर। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है, बराबर। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बराबर। तो एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, या एरिया वॉल्यूम इनटू, ओके, एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड, फोर्स इज इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल इनटू ए, बराबर है एरिया। वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी। ठीक है, तो ये क्या है, डेल्टा वी, बराबर। तो एरिया कितना हो जाएगा अपना, एरिया होता है डी का स्क्वायर, बराबर। एरिया होता है अपना डी का स्क्वायर। अगर यहाँ पे इसको मैंने पुट किया तो डी स्क्वायर डी का क्यूब हो जाएगा, लेकिन नॉट फॉर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे मैंने पी इंटू वी लिया, वो अगर इसको पी इंटू वी ले लो, एक मिनट रुको जरा, पी इंटू वी ले लिए, पी का पी वैसे रखें, और उसके बाद फिर वी क्या होता है, ए इंटू डी वी होता है। ठीक है, तो ए इंटू डी कर दिया हम लोग, वी हो गया ये, यहाँ पे पी एक्सटर्नल आ जाएगा। ठीक है, और वर्क डन क्या हो जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर। फोर्स क्या होता है, प्रेशर अपॉन एरिया, फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू डी। तो पी, ये देखो, हाँ बराबर, यहाँ पे देखो, अभी फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू पी एक्सटर्नल इनटू ए। यहाँ फोर्स वर्क डन क्या होता है, यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर चेंज, जब ये ऊपर नीचे हुआ तो प्रेशर चेंज हुआ और वॉल्यूम चेंज हुआ। प्रेशर वॉल्यूम जब चेंज हुआ तो पी को पी एक्सटर्नल लिख दिए, पी एक्सटर्नल यहाँ पे चेंज हो रहा है, प्लस वॉल्यूम क्या होता है, ए इंटू डी, एरिया इंटू स्मॉल डी, मतलब स्मॉल चेंज हुआ उसको डी इंटू करोगे तो वॉल्यूम निकल के आएगा, बराबर। तो जो वॉल्यूम निकल के आ गया, अभी यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। अभी यहाँ पे देखो, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है, इनटू डी। ये इक्वेशन नंबर हो गया 3, ये क्या हो गया, डब्ल्यू। देखो इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 में देखो राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू
P एक्सटर्नल इंटू V, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना इक्वेशन हो गया। बट यहां पे देखो सिस्टम ने काम किया है, सिस्टम ने क्या किया है, काम किया है। मतलब सिस्टम जब काम कर रहा है मतलब वर्क डन क्या होता है, निगेटिव होता है, बराबर मैंने बताया था साइन कन्वेंशन में। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V आ गया। V में भी क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसको डेल्टा V, यहाँ पे V चेंज हुआ ना, पहले ये V1 था इतना वॉल्यूम, बाद में V2 हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा अपना P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। P डेल्टा V इज इक्वल्स टू P A इंटू D, वर्क डन इज इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है V नो। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, V नो वर्ड ऑफ फोर्स हम लोग प्रेशर इनटू एरिया डी। तो ये और ये क्वेश्चन देखो मैच कर रहा है, राइट साइड मैच है तो लेफ्ट साइड भी क्या हो गया, पिक्सल इनटू डेल्टा बी। ये क्या हो गया अपना एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम, मैं तो कहूंगा प्रेशर वॉल्यूम आ गया। और वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ने काम किया। सिस्टम जब काम करता है किसके ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर, तो डब्ल्यू माइनस में आता है, इसके लिए माइनस लगाया। चलो नेक्स्ट, फ्री एक्सपांशन। चलो इसको समझते हैं फ्री एक्सपांशन क्या होता है। ये रहा पिस्टन, यहां पे पी एक्सटर्नल, यहां पे प्रेशर पी, ये अपना गैस, ठीक है, इसको बोल देंगे पिस्टन। अभी फ्री एक्सपांशन, एक्सपांशन मतलब क्या, ये गैस का वॉल्यूम बढ़ना, बढ़ना मतलब पिस्टन ऊपर जाएगा, पिस्टन ऊपर जाएगा। फ्री मतलब कोई काम, वहां वर्क डन क्या होगा, वहां पे फ्री एक्सपांशन में वर्क डन जीरो होता है। वर्क डन जीरो होता है मतलब क्या होगा, इसका प्रेशर यहां पे कोई प्रेशर नहीं लगेगा। मतलब देखो ये अभी यहां पे अगर रुका हुआ मतलब इक्विलिब्रियम पे, मतलब जितना प्रेशर ये लगा रहा है उतना प्रेशर ऊपर से पी एक्सटर्नल लगा रहा है। अभी मान के चलो ऊपर कुछ है ही नहीं, यहां पे क्या है, वैक्यूम, एयर भी नहीं है रेजिस्ट करने के लिए। अगर यहाँ पे मान के चलो ऊपर कोई प्रेशर है ही नहीं, एयर है, एयर का तो प्रेशर रहता है बराबर, तो वहां पे क्या रहता, उसको ऊपर वर्क करना पड़ता। बट यहाँ पे वैक्यूम, कुछ है ही नहीं, मतलब ऊपर से रोकने के लिए पिस्टन को कुछ है ही नहीं, तो आराम से पिस्टन क्या ऊपर जाएगा। जब आराम से ऊपर जाएगा तो कोई वर्क ही नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो खुद ही जाएगा। क्यों खुद जाएगा, क्योंकि ऊपर रजिस्ट करने के लिए कोई है ही नहीं। जब कोई रजिस्ट करने वाला रहता है तो उसको हम लोग ऊपर भेजते हैं, तो वहां पे वर्क डन होता है। वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, जीरो। तो इन फ्री एक्सपांशन वर्क डन क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि वर्क डन इज जीरो इन वैक्यूम। वैक्यूम में क्या होगा, वर्क डन हमेशा जीरो होगा। इसको बोलेंगे हम लोग फ्री एक्सपांशन, ठीक है। अभी पिस्टन ऊपर जाएगा क्योंकि ऊपर वैक्यूम है, रेजिस्ट करने के लिए कोई है ही नहीं, समझ गया। चलो नेक्स्ट, यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क। एनर्जी और वर्क का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट। जब बात होगी यूनिट मतलब एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। एनर्जी का भी जूल होता है और वर्क डन का भी यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और इसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो क्या होता है, कैलोरी, ठीक है। और इसका जो रिलेशन होता है 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल। 4.2 मतलब 4.18 रहता है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग 4.2 डायरेक्ट लेते हैं, ठीक है। 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है, ठीक है। अगर कैलकुलेशन वगैरह रहता है तो डायरेक्ट 4.2 ले सकते हो आप लोग, नहीं तो 4.18 तो कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाता है। डायरेक्ट 4.2 लोगे तो ये आंसर उतना ही मिलता है। तो समझ गया, यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क दोनों का जूल होता है, सीजीएस में उसको कैलोरी बोलते हैं, और दोनों का डिफरेंस का रिलेशन क्या आ जाएगा, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क कब होगा, मतलब पिस्टन ऊपर जाएगा नीचे आएगा तब कब होगा वो, इफ द अपोजिंग फोर्स इज जीरो एंड नो वर्क इज इन्वॉल्व। अपोजिंग फोर्स बराबर ना, ऊपर वाला फोर्स है नहीं तो वर्क डन जीरो होगा। विद एन इंक्रीज विद द अपोजिंग फोर्स फ्रॉम जीरो, मोर वर्क विल बी नीडेड बाय द सिस्टम। जैसे जैसे अपोजिंग वर्क बढ़ते जाएगा वैसे सिस्टम को वर्क ज्यादा करना पड़ेगा।
जैसे अभी ऊपर कुछ नहीं था तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, वर्क डन जीरो, तो पिस्टन आराम सिस्टम क्या करेगा, पिस्टन को ऊपर भेजेगा। अभी मान के चलो 2 का ऊपर प्रेशर लग गया, 2 का प्रेशर लग गया, अपोजिंग फोर्स 2 का आ गया, तो सिस्टम को थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। 4 का प्रेशर लग गया तो और वर्क करना पड़ेगा, 8 का लग गया तो और करना पड़ेगा, 10 का लग गया तो और वर्क करना पड़ेगा सिस्टम को, ठीक है। तो जितना ज्यादा ऊपर से अपोजिंग फोर्स बढ़ेगा उतना ज्यादा यहाँ पे वर्क डन बढ़ेगा। मोर वर्क विल बी नीडेड व्हेन अपोजिंग फोर्स रीचेस इट्स मैक्सिमम, जब एकदम लास्ट वर्ड मैक्स प्रेशर ऊपर से लगा देगा उस टाइम पे जो सिस्टम वर्क करेगा तो वो मैक्सिमम वर्क डन रहेगा, ठीक है। एंड सिस्टम परफॉर्म्स मैक्सिमम, उस टाइम पे सिस्टम मैक्सिमम वर्क परफॉर्म करेगा। विद एन अपोजिंग फोर्स बीइंग ग्रेटेस्ट मोर एफर्ट वुड बी नीडेड टू ओवरकम इट, अपोजिंग फोर्स जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा सिस्टम को काम करना पड़ेगा। Thus, when the opposing force P external becomes greater than the driving force, the process get reversed. P external अभी अगर P external ज्यादा है, पहले क्या था, प्रेशर लगा रहे थे ऊपर से हल्का हल्का, तो सिस्टम भी ज्यादा लगा प्रेशर पिस्टन को ऊपर ले जा रहा था। अभी क्या एक टाइम ऐसा आएगा P external ज्यादा हो गया और P कम हो गया, तो क्या करेगा, सिस्टम रिवर्स हो जाएगा, मतलब पिस्टन ऊपर से नीचे जाएगा। Since the opposing force cannot be greater than the driving force, it should be maximum. Opposing force कैन नॉट बी ग्रेटर देन ड्राइविंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स ड्राइविंग फोर्स से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो इसके लिए क्या उस टाइम पे वर्क डन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। समझा? तो ये हो गया कंसेप्ट फॉर मैक्स। अभी मैक्सिमम वर्क डन का हम लोग इक्वेशन बनाते हैं या डिराइव करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क मतलब डब्ल्यू मैक्स चाहिए अपने को, डब्ल्यू मैक्स समझ गया। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे छोटे छोटे, 2-4 पिस्टन जरा ले लो। पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया और फिर यहाँ पे आ गया पिस्टन। ये पिस्टन 1, पिस्टन 2, पिस्टन 3, ठीक है पिस्टन। तो यहाँ पे डीवी हुआ, यहाँ पे डीवी मतलब स्मॉल चेंज हुआ ना, वॉल्यूम का चेंज हुआ, ठीक है। पहले यहाँ पे गैस था, फिर बढ़ गया थोड़ा, फिर थोड़ा और बढ़ गया, थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा। अभी प्रेशर पहले थोड़ा कम लगा था, थोड़ा बढ़ा, थोड़ा और ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा और वर्क किया, और अपोजिंग फोर्स बढ़ा, ड्राइविंग फोर्स और बढ़ गया, सिस्टम और काम करते, ऐसा सिस्टम काम करते जा रहा है। तो एक्सप्रेशन जरा हम लोग डिराइव करेंगे। कंसीडर कंटेनर विथ गैस एंड पिस्टन या कवर्ड विथ पिस्टन, ठीक है, पिस्टन से कवर है। देयर इज infinite step in which work is done। अपोजिंग फोर्स धीरे धीरे बढ़ते आ रहा है, धीरे धीरे ड्राइविंग फोर्स भी बढ़ते आ रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, वर्क डन होगा बट इनफाइनाइट स्टेप में, मतलब बहुत स्टेप, मतलब पिस्टन धीरे 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 बहुत सारे स्टेप में ऊपर जाएगा, फटाक से ऊपर नहीं जाएगा। जैसे जैसे अपोजिंग फोर्स बढ़ते जाएगा वैसे ड्राइविंग फोर्स सिस्टम वर्क करेगा पिस्टन को ऊपर ले जाने के लिए, तो धीरे 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 ऐसा मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेप्स में वर्क डन होगा और पिस्टन ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पी एक्सटर्नल हो गया और ये क्या हो गया, पी हो गया, ये क्या हो गया, पी एक्सटर्नल हो गया। समझ गया? पिस्टन ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या, पी इज ग्रेटर देन पी एक्सटर्नल, ठीक है। चलो अभी यहां पे देखो, तो डेल्टा पी क्या आ जाएगा, पी माइनस पी एक्सटर्नल बराबर। तो अभी वर्क डन जरा लिखो यहां पे नाउ, वर्क डन क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है।
तो पी एक्सटर्नल का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी एक्सटर्नल यहाँ पे लाओ, इसको वहां पे चले जाओ। रुको पहले इसको हम लोग नीचे लिखते हैं, पी एक्सटर्नल अपने को चाहिए ना, तो पी एक्सटर्नल यहाँ पे लेके आओ। पी एक्सटर्नल यहाँ माइनस था ना, यहाँ आया तो प्लस हो गया, ठीक है। अभी पी वही राइट साइड में है, पी ऐसे का ऐसी है, माइनस डेल्टा पी यहाँ माइनस प्लस में था, वहां गया तो माइनस में हो गया, इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ W इज इक्वल्स टू डेल्टा सॉरी माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी माइनस ये माइनस पी माइनस डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस पी डेल्टा वी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डेल्टा पी डेल्टा वी। समझो, ये फ्रॉम 1 लिख दो यहाँ पर, फ्रॉम 1 से हम लोग ने ये लिया, समझ गया। पी एक्सटर्नल का वैल्यू निकाले हम लोग, पी एक्सटर्नल की जगह सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट किए और अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे क्या है, डेल्टा पी डेल्टा वी बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल, तो ऐसा हम लोग जीरो कंसिडर करके चलते हैं, तो ये जीरो कंसिडर करेंगे तो पूरा का पूरा ये हट जाएगा। सिंस यहाँ पे लिखो, सिंस डेल्टा पी डेल्टा वी इज वेरी स्मॉल, therefore delta p delta v is equals to 0, therefore w is equals to means work done is equals to minus p delta v। डेल्टा p डेल्टा v 0 हो गया तो सिर्फ इतना ही बचा, p डेल्टा v, समझ गया। अभी टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड या इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन W1 से W इनफाइनाइट तक या W मैक्स इज इक्वल्स टू माइनस पी सॉरी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P डेल्टा V, तो ये W मैक्स आ जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस P बार यहाँ पे V1 से V2 डेल्टा V, ठीक है। तो अभी इंटीग्रेशन साइन जब हटेगा तो क्या गया, माइनस पी ln V2 माइनस V1, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस पी ln V2 अपॉन V1, बराबर। अभी ये ln जब भी हटाओगे तो ln जब भी हटाओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लॉग लाएंगे, जब भी ln को लॉग में कन्वर्ट करते तो 2.303 ऐड हो जाता है, माइनस पी सॉरी माइनस 2.303 पी ln की जगह लॉग आ जाएगा, लॉग V2 बाय V1, पी को हम लोग नहीं, रुको एक सेकेंड, वी आर रॉन्ग। हाँ अभी यहाँ पे देखो, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, बराबर, तो पी की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी इज इक्वल्स टू एनआरटी अपॉन वी, बराबर। तो डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी की जगह एनआरटी अपॉन वी लिखेंगे तो माइनस एनआरटी अपॉन वी डेल्टा डीवी अपॉन V1 से V2 तक। अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, माइनस एनआरटी इंटीग्रेशन में V1 से V2 और ये डेल्टा V अपॉन V। अब इसको जब भी करोगे तो माइनस एनआरटी माइनस एनआरटी ln V2 माइनस V1 माइनस एनआरटी ln V2 अपॉन V1, ठीक है, इज इक्वल्स टू ln को जब लॉग में कन्वर्ट करो ना तो माइनस 2.303 आगे आ जाता है, सिर्फ एनआरटी लॉग V2 अपॉन V1, ठीक है, ये इतना समझ गया। अभी यहाँ पे छोटा सा देखो, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 सुना था आपने, ठीक है, तो यहाँ पे P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू V2 वही रहने दो,
V1 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे लेवल डिवाइड होगा, तो V2 अपॉन V1 की जगह हम लोग P1 अपॉन P2 लिख सकते हैं। तो फिर से वाला स्टेटमेंट लो, सॉरी इक्वेशन, W max इज इक्वल्स टू, W max बराबर -2.303 nRT log P1 अपॉन P2। प्रेशर के टर्म्स से पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला, वॉल्यूम के टर्म्स से पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला। W max समझ गया, ये था एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन, अंडरस्टूड, फॉर वॉल्यूम एंड फॉर प्रेशर, समझ गया। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अभी। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी मतलब क्या, कि जो सिस्टम है ना उसके पास खुद की अपनी एक एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी, उसको इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। एवरी सब्सटेंस इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस एनर्जी स्टोर्ड इन अ सब्सटेंस इज इंटरनल एनर्जी। हर सब्सटेंस के पास एक डेफिनेट एनर्जी, मेरे पास भी एक एनर्जी है, बराबर ना, एनर्जी स्टोर है अंदर मेरे अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी, रिप्रेजेंटेड बाय यू। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज हीट और वर्क, एनर्जी के साथ ट्रांसफर होगी, या तो हीट के फॉर्म में या तो मैं काम करूंगा उसके फॉर्म में। फॉर्म फ्रॉम द सिस्टम वुड चेंज इट्स इंटरनल एनर्जी, अब मैं काम करूंगा तो मेरा एनर्जी लॉस होगा, बराबर, तो यू का वैल्यू चेंज हो जाएगा। टू नो द यू एनर्जी सप्लाइड और रिमूव फ्रॉम द सिस्टम नीड टू बी मॉनिटर्ड। अभी एनर्जी रिलीज हुआ कि एब्जॉर्ब हुआ, सप्लाइड, रिमूव और गेन, एब्जॉर्ब हुआ एनर्जी या रिलीज हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ तो यू की वैल्यू बढ़ गई, रिलीज हुआ तो यू की वैल्यू कम हो गई। The energy transferred to the system by heating or performing work only added to the system. The energy transfer from the system by cooling, पहला कंडीशन क्या हो सकता है, the energy transfer to the system, सिस्टम को हम लोग ने एनर्जी दिया मतलब यू की वैल्यू बढ़ गई। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम बाय द कूलिंग और बाय परफॉर्मिंग वर्क ऑन द सराउंडिंग इज रिमूव फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से एनर्जी निकल गया मतलब यू की वैल्यू कम हो गई, समझा। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। जब इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाता है ना तो उसका टोटल एनर्जी मींस डेल्टा यू क्या रहता है, जीरो रहता है, ठीक है। एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ आवर आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। समझिएगा, एनर्जी का तोड़ मरोड़ कुछ कर नहीं सकते, बना नहीं सकते, घटा नहीं सकते, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। इसके लिए डेल्टा यू इज इक्वल्स टू जीरो, किसका, यूनिवर्स का। सिस्टम था बीच में, फिर सराउंडिंग था, फिर यूनिवर्स था। एनर्जी का सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा, सराउंडिंग से सिस्टम में आएगा, बट जो ओवरऑल यूनिवर्स का एनर्जी है वो उतना का उतना ही है जितना था पहले, ठीक है, क्योंकि सिस्टम से सराउंडिंग, सराउंडिंग से सिस्टम है, यूनिवर्स के बाहर एनर्जी नहीं जा रहा है, समझ गया। जैसे देखो ये यूनिवर्स, ये सिस्टम और ये सराउंडिंग, यहां से हीट अंदर आ रहा है, कभी कभी यहां से हीट बाहर जा रहा है, बट ये बॉक्स के अंदर ही हो रहा है ना जो भी हो रहा है, तो डेल्टा यू क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब एनर्जी कांस्टेंट ही रहने वाला है, समझ गया। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का इक्वेशन नहीं बता मैंने, इक्वेशन यहां पे देख लो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या कहता है, U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। इंटरनल एनर्जी दो फॉर्म में, या तो हीट के फॉर्म में इंटरनल एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, या तो वर्क डन के फॉर्म में। हीट लिया मैंने, इंटरनल एनर्जी मेरी बढ़ गई, हीट लूज किया मैंने, रिलीज किया तो इंटरनल एनर्जी कम हो गई, एक तरीका हो सकता है। दूसरा क्या होता है, वर्क डन के थ्रू, मैंने वर्क किया तो मैंने एनर्जी लूज हो गया तो मेरा इंटरनल एनर्जी कम हो गया। मेरे ऊपर किसी ने वर्क किया, मतलब मैंने कुछ वर्क वगैरह नहीं किया, तो क्या हो गया, डेल्टा यू की एनर्जी तब बढ़ेगी। मैंने किया तो वर्क डन की एनर्जी कम होगी, और सामने वाले सराउंडिंग में सिस्टम के ऊपर वर्क किया तो डेल्टा यू की वैल्यू बढ़ेगी। और फॉर चेंज, यहां पे देखो चेंज इन एनर्जी जब रहेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जब रहेगा ना तो उसका इक्वेशन आ जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस
डब्ल्यू को हम लोग पी डेल्टा वी लिखते हैं ना, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस में आ जाएगा क्योंकि डब्ल्यू क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है। समझ गया? ये अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा तो ये क्वेश्चन, नॉर्मल पूछा तो यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इक्वेशन याद रखना, u इज इक्वल्स टू क्यू प्लस, सॉरी, डेल्टा u इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू, या u इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर वेरियस प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब डेल्टा u इज इक्वल्स टू 0। जब डेल्टा u इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा q प्लस डेल्टा w मान के चलते हैं अभी, तो डेल्टा u 0 हो गया, तो q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। मतलब या तो फिर w इज इक्वल्स टू माइनस क्यू। वर्क डन क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, वर्क डन किसमें की वैल्यू निगेटिव में, वर्क डन निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब सिस्टम ने वर्क किया है, ठीक है। वर्क डन पॉजिटिव कब रहता है, जब सिस्टम के ऊपर सराउंडिंग वर्क करता है। ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं हम लोग, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब हीट ट्रांसफर कांस्टेंट है, मतलब डेल्टा क्यू क्या है, 0। डेल्टा क्यू मतलब डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू, मतलब डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी आ जाएगा। ये इक्वेशन बनेगा अपना फिर इन एडियाबैटिक प्रोसेस। समझ गया? चलो नेक्स्ट, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा वी 0 तो वर्क डन भी क्या होगा, 0 होगा। वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी 0 तो डब्ल्यू भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो इक्वेशन क्या बनेगा फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक का, u इज इक्वल्स टू क्या होता है, q प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू तो 0 है तो u इज इक्वल्स टू सिर्फ q आ जाएगा। समझा? मतलब इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू हीट, हीट जितना ज्यादा इंटरनल एनर्जी उतना ज्यादा, हीट जितना कम इंटरनल एनर्जी उतना कम। ये हो गया फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक का। नेक्स्ट आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर मतलब डेल्टा पी क्या आ गया अपना 0। तो यहां पे अपना जो आइसोबारिक का डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यहाँ पे डेल्टा पी 0 है ना, तो यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं है, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू ही रहेगा। क्यू डब्ल्यू क्या होता है, पी एक्सटर्नल डेल्टा भी होता है, डेल्टा पी एक्सटर्नल नहीं होता। अगर डेल्टा पी एक्सटर्नल होता तो इसका 0 हो जाता, लेकिन नहीं हो रहा। तो अपना इक्वेशन जो फाइनल इक्वेशन बनेगा थर्मोडायनामिक का, शिफ्ट डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो इसका जो डेल्टा यू बनेगा वो इक्वेशन वैसी का वैसी ही रहेगा। क्यों वैसी का वैसी रहेगा, क्योंकि डेल्टा पी 0 डेल्टा पी 0 नहीं है, तो डब्ल्यू भी वैसे का वैसे बना रहेगा, डेल्टा इज इक्वल डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। समझ गया? नेक्स्ट इंथैल्पी। अभी इंथैल्पी क्या होता है, इंथैल्पी फॉर सिस्टम इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड द एनर्जी इक्विवेलेंट टू पीवी वर्क। इंथैल्पी इज सम, किसका सम, इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा यू, मतलब इंथैल्पी क्या होता है, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस इक्विवेलेंट टू पीवी वर्क। ये क्या होता है, इंथैल्पी। इंथैल्पी मतलब क्या है, हीट, हीट गेन हो रहा है कि लूज हो रहा है, उसको किस में मेजर करते हैं हम लोग, इंथैल्पी में। ये इंथैल्पी का इक्वेशन हो गया। और फॉर इंथैल्पी चेंज, फॉर इंथैल्पी चेंज के लिए क्या होगा, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये किसका इक्वेशन होगा, फॉर इंथैल्पी चेंज। समझ गया? चलो नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर केमिकल रिएक्शन। ये नॉर्मल था, अभी फॉर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब सबसे पहले यहाँ पे इसका इक्वेशन लिखो जरा,
तो यहाँ पे पहले सिंपल रिएक्शन लिखो या इक्वेशन डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी मतलब वी टू माइनस वी वन। यहाँ पे इक्वेशन क्या अपने को आता है पी वन इज इक्वल्स टू एन वन आर टी अपॉन वी वन, बराबर पी वैसे का वैसे रहेगा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या जाएगा पी वी वन इज इक्वल्स टू एन वन आर टी, ऐसा सेम क्या जाएगा पी वी टू इज इक्वल्स टू एन टू आर टी। जरा पुट करो वहां पर डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस प्लस में आ जाएगा तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो पी वी टू माइनस पी वी वन, देयरफॉर डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी वी टू मतलब क्या आ जाएगा एन आर टू आर टी माइनस एन वन आर टी, देयरफॉर डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस एन टू आर टी कॉमन ले लो तो एन टू माइनस एन वन आर टी। फॉर इक्विलिब्रियम डेल्टा यू क्या जीरो होता है, डेल्टा यू जीरो होगा तो क्या आएगा डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एन टू माइनस एन वन आर टी, देयरफॉर डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एन टू माइनस एन वन डेल्टा एन जी, एन जी मतलब जी मतलब गैस और एन मतलब नंबर ऑफ मोल, मतलब स्टक डेल्टा एन जी आर टी, ये अपना आ गया एन जी मतलब एन टू माइनस एन वन। ये समझ गया रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर केमिकल रिएक्शन। ये मेरे ख्याल से इक्विलिब्रियम अगर जीरो आ जाएगा तो, नहीं तो फिर नॉर्मल रिएक्शन अपना ये लास्ट रहेगा, ठीक है। और अगर इज इक्वल टू जीरो ले लोगे तो डेल्टा इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर टी। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट, वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। चलो इसको देखते हैं वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले इसका इक्वेशन लिखो, वी नो द इक्वेशन, वी नो वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, बराबर। कंसीडर पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू पी, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी। तो इज इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी मतलब वी टू माइनस वी वन इज इक्वल्स टू माइनस पी वी टू, पी अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस पी वी वन। अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा पी वी वन इज इक्वल्स टू एन वन आर टी, पी वी टू इज इक्वल्स टू एन टू आर टी, ठीक है। तो जरा यहाँ पे डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी वी टू की जगह हम लोग क्या करते हैं माइनस एन टू आर टी माइनस पी वी वन का एन वन आर टी। अब यहां से माइनस आर टी कॉमन लो, माइनस आर टी कॉमन ले लोगे एन टू माइनस एन वन आ जाएगा अपना, तो यहाँ पे ये प्लस आ गया, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई, ये माइनस पी इंटू वी टू माइनस पी टू और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये प्लस, अभी देखो इसमें से माइनस आर टी जब कॉमन लिए हम लोग, माइनस आर टी कॉमन, अभी माइनस आर टी एन टू से मल्टीप्लाई करो तो माइनस एन टू आर टी आएगा, और जब माइनस आर टी को माइनस एन वन से प्लस करोगे तो माइनस माइनस प्लस एन वन आर टी, बराबर, ठीक है। एन टू माइनस एन वन को हम लोग डेल्टा एन जी लिखेंगे माइनस डेल्टा एन जी, और ये रहा अपना आर टी। ये क्या हो गया वर्क डन फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, समझ गया। और डेल्टा एन जी का था एन टू माइनस एन वन होता है। चलो अभी इसका कुछ कंडीशन लिखते हैं। जब N2 ग्रेटर देन N1 रहेगा, N2 ग्रेटर देन N1 रहेगा तो वर्क डन माइनस आएगा, तो वर्क डन क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव वर्क आ जाएगा, निगेटिव वर्क आ जाएगा। इसका मतलब वर्क किसने किया सिस्टम, इसको नीचे लिखते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा वर्क इज डन बाय सिस्टम, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, जब N1 ग्रेटर देन रहेगा N2
जब N1 ग्रेटर देन रहेगा तो N2 ये माइनस में आएगा, ठीक है, इसके वैल्यू माइनस में आएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब वर्क डन प्लस में आएगा, वर्क डन किस में आएगा, पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव में आएगा, मतलब वर्क इज डन बाय सराउंडिंग, वर्क किसने किया, सराउंडिंग किया। समझ गए वर्क डन केमिकल रिएक्शन। चलो नेक्स्ट पार्ट, इंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन मतलब फेज मतलब सॉलिड फेज से लिक्विड फेज, लिक्विड फेज से गैस फेज। जब ये फेज चेंज है तो उसमें इंथैल्पी क्या चेंज होगा, इंथैल्पी मतलब हीट गेन होता है, लूज होता है, गेन होता है तो कितने का गेन होता है, लूज होता है कितने का लूज होता है, उसको हम लोग देखेंगे। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर्स व्हेन अ मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड विदाउट चेंजेस टेंपरेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है विदाउट चेंजिंग टेंपरेचर, टेंपरेचर चेंज नहीं होता, प्रेशर भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ क्या जो हीट चेंज होता है, मतलब हीट सॉलिड से लिक्विड मतलब हीट गेन होता है, ठीक है, हीट गेन। तो यहाँ पे देखो H2O सॉलिड से क्या H2O लिक्विड बन गया, तो डेल्टा फ्यूजन मतलब इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या आ गया, प्लस 6.01 किलो जूल पर मोल, मतलब एक मोल सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए 6.01 किलो जूल का एनर्जी मतलब इंथैल्पी लगता है उसको, मतलब हीट लगता है, ठीक है, इंथैल्पी मतलब हीट ही बोलेंगे उसको। समझ गया, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो गया। नेक्स्ट इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, लिक्विड से गैस में जब भी कन्वर्ट करोगे तो उसको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, कितना एंथैल्पी लगा, तो H2O को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करोगे ना, प्लस 40 किलो जूल पर मोल, मतलब एक मोल के लिए प्लस 40 किलो जूल का एंथैल्पी मतलब एनर्जी मतलब हीट लगता है। इट इज एंथैल्पी ऑफ चेंज accompanied the vaporization of 1 mole of liquid without change in temperature and constant pressure, बिना टेम्परेचर प्रेशर चेंज करते हुए लिक्विड से जब गैस बनता है उस टाइम जो एनर्जी लगती है उसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब क्या, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर देना। ऐसा कौन एग्जांपल है कि सॉलिड से डालो, पहले सॉलिड से तो हर चीज पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा फिर गैस में कन्वर्ट होगा, नहीं, कुछ चीजें रहती है जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट, जैसे कपूर जलाओ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, अगरबत्ती सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। समझ गया, सेम यहाँ पे देखो H2O को सॉलिड से हम लोग डायरेक्ट पानी को आई से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर सकते हो, एक्सट्रीम हीट देंगे तो। इट इज एंथैल्पी चेंज फ्रॉम द कन्वर्टर ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर। तो सब्लिमेशन मतलब क्या, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर देना, उसको कन्वर्ट करते टाइम जितनी एनर्जी या हीट लगती है ना उसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं। तो H2O सॉलिड से H2O गैस में कन्वर्ट करने के लिए 51.08 किलो जूल एनर्जी लगा पर मोल, मतलब एक मोल के लिए, एक मोल वाटर आइस को गैस में कन्वर्ट करने के लिए 51.08 किलो जूल एनर्जी लगा। एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, आयनाइजेशन मतलब क्या, एक गैसियस एटम है उसको आयन में कन्वर्ट करना, आयन में कन्वर्ट करना है मतलब या तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा या तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन लूज करवा के इसको आयन में, जैसे Na एटम है इन द गैसेस फॉर्म, Na प्लस में कन्वर्ट मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, मतलब Na जो भी एटम था अभी किस में कन्वर्ट हो गया, आयन में कन्वर्ट हो गया, सोडियम कटायन, ठीक है। तो उस टाइम पे जो एनर्जी लगती है ना उसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, और सोडियम को सोडियम आयन में कन्वर्ट करने के लिए 494 किलो जूल की एनर्जी लगी। इट इज एंथैल्पी चेंज अकम्पनीड द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, एक गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, और वो है कितना 494 फॉर सोडियम एटम, और ऐसे अलग अलग एटम के लिए अलग अलग रहेगा। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब ये क्या है, Cl2, Cl2 मतलब क्लोरीन मॉलिक्यूल है ये, जब मॉलिक्यूल से एटम में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं, उस टाइम पे जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। द एंथैल्पी चेंज अकम्पनीड द डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब मॉलिक्यूल या कंपाउंड रहेगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल तो मैंने मॉलिक्यूल बताया, कंपाउंड भी रह सकता है, उसको जब एटम में कन्वर्ट करते हैं ना उस टाइम पे एटम में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं एटमाइजेशन, और उस टाइम पे जो एनर्जी या हीट लगती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अंडरस्टूड, तो देखो
Cl2 से क्लोरीन एटम और एक क्लोरीन एटम अलग अलग एटम में कन्वर्ट हो गया। चलो नेक्स्ट, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब क्या, NaCl अभी यहाँ पर नमक सोडियम नॉर्मल फॉर्म में, उसको जब पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। उस टाइम पे जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द एंथैल्पी चेंज इन अ प्रोसेस व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में कन्वर्ट होता है सॉल्यूशन बनता है, उस टाइम पे जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, और वो है कितना, 4 किलो जूल। नमक आसानी से घुल जाता है, ज्यादा एंथैल्पी नहीं लगता, 4 किलो जूल। नेक्स्ट, थर्मोकेमिस्ट्री। अभी थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है, थर्मोकेमिस्ट्री डील्स विद द एंथैल्पी चेंज इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जब एंथैल्पी का चेंज, ये जो अभी पीछे सब जो चल रहा था ये सब क्या था, थर्मोकेमिस्ट्री था। एंथैल्पी का चेंज हो रहा है ना, ये भी तक गेन हुआ, अभी इसके बाद क्या लूज भी हो सकता है। नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। Enthalpy of a chemical reaction is the difference between the sum of enthalpies of product and that of reactant with each substance in definite physical state and their amount being represented by coefficient in the balance equation of the reaction। तो ये रहा अपना एक सिंपल सा केमिकल रिएक्शन। तो इंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं डेल्टा आर एच रिप्रेजेंट करता है। ये क्या होता है, समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब डेल्टा आर एच इज इक्वल्स टू HA AHA, सॉरी प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट CHC प्लस DHD, ये हो गया प्रोडक्ट, माइनस AHA प्लस BHB। ठीक है, आई थिंक डेल्टा आएगा यहां पर, C डेल्टा SC, D डेल्टा SD, A डेल्टा HA, B डेल्टा HB। ठीक है, डेल्टा एच ओवरऑल रिएक्शन निकालने के लिए डेल्टा C प्लस डी करने का, प्रोडक्ट को प्लस करने का और रिएक्टेंट को माइनस कर दोगे, मतलब प्रोडक्ट की इंथैल्पी को ऐड करने का और रिएक्टेंट की इंथैल्पी को माइनस कर देने का, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा आर एच, मतलब इंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन निकल के आ जाएगा। समझ गया ये? चलो यहाँ पे इसको जरा अच्छे से मैं लिख देता हूं, माइनस का, ये रहा माइनस। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जब रिएक्शन होता है ना उस टाइम पे स्टैंडर्ड इंथैल्पी किसको बोलेंगे, जब कंसंट्रेशन 1 रहेगा, प्रेशर 1 atm रहेगा और टेम्परेचर 298 केल्विन रहेगा। ठीक है, थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड स्टेट, द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज द फॉर्म इन व्हिच द सब्सटेंस इज मोस्ट स्टेबल एट प्रेजेंट ऑफ 1 bar, प्रेशर 1 bar रहेगा, टेम्परेचर 298 केल्विन रहेगा। इफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्स स्पीसीज इन सॉल्यूशन, इट्स स्टैंडर्ड स्टेट refers to 1 molar concentration। जब 1 मोलर कंसंट्रेशन का प्रेशर 1 bar रहेगा, टेम्परेचर 298 केल्विन रहेगा, उस टाइम पे जो रिएक्शन होगा और उसको जो इंथैल्पी होगा उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। उस रिएक्शन में जो हीट निकलेगा, किस रिएक्शन में, जिसका प्रेशर 1 bar रहेगा, टेम्परेचर 298 केल्विन रहेगा और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1 मोलर रहेगा, तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। डेल्टा आर एच नॉट, डेल्टा आर एच नॉट मतलब स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। समझ गया? चलो नेक्स्ट, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब दो एटम मॉलिक्यूल जुड़ के मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज द एंथैल्पी चेंज that accompanies a reaction in which 1 mole of pure substance in its standard state is formed its elemental in their standard state। ये एलिमेंट वगैरह या एटम कंबाइन होकर क्या बन गया, H2O का मॉलिक्यूल बन गया। उस टाइम पे जो एनर्जी यहाँ पे क्या हुआ, माइनस पे, माइनस मतलब एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुआ। ठीक है, -286 किलो, मतलब इस टाइम पे एनर्जी रिलीज हुआ, मतलब गैस था ना, गैस गर्म रहता है, पास में आके लिक्विड बना, लिक्विड मतलब कूल हो गया, कूल हो गया मतलब हीट जो एनर्जी था इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया, इसके लिए माइनस का साइन है। प्लस होता तो मतलब हीट गेन किया, यहाँ पे माइनस मतलब हीट रिलीज किया। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन,
कंबशन मतलब कोई चीज को जला रहे हैं, जला रहे तो हीट माइनस, अपने को हीट देना पड़ेगा, ठीक है। Standard enthalpy of combustion of a substance is standard enthalpy change accompanies a reaction in which one mole of substance in its standard is completely oxidized. Combustion मतलब जला रहे, मतलब ऑक्सीडाइज मतलब वहां पे ऑक्सीजन का एडिशन कर रहे हैं। ऑक्सीजन का एडिशन कब होगा? जब वहां पे एनर्जी क्या होगी, ये रिलीज होगी, ठीक है। तो C2H2 ये क्या है? इथीन है। 5.2 O2 में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या 2CO2 प्लस H2O बन गया। डेल्टा आर एच नॉट कितना? माइनस 1300 किलो जूल हीट रिलीज कर रहा है, बराबर। कोई चीज को जब जलाओगे तो उसमें से हीट देखो ना बाहर निकलता है। कोई चीज जल रही है तो वहां पे हीट लगता है ना, अपने को गरम गरम बाहर लगता है जहां पे कुछ जल रहा है, तो मतलब हीट क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है, समझा। नेक्स्ट, बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी मतलब यहाँ पे देखो एच 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 से बॉन्ड जुड़ा था, कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। इसको ब्रेक किया हम लोग, तोड़ दिए, तोड़ने बॉन्ड को तोड़ दिए, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हम लोग बॉन्ड इंथैल्पी। तो जब तोड़ दिए तो एच अलग और एच अलग हो गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, प्लस का साइन है मतलब हम लोग ने एनर्जी दिया। इसके पहले क्या था? एनर्जी रिलीज हो रहा था, अभी एनर्जी हम लोग ने देके इसको ब्रेक किया, ठीक है। द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक, देखो लिखा है ब्रेक पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड इन वन मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस गैसियस एटम। मॉलिक्यूल से जब एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ये रेडिकल में कन्वर्ट होता है, उस टाइम पे जो एंथैल्पी रहती है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड इंथैल्पी, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक किया, समझ गया। चलो नेक्स्ट, हैज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हैज लॉ क्या होता है? The law states that overall the enthalpy change for a reaction is equal to the sum of enthalpy change of individual step in the reaction. अभी कोई कोई ऐसा रिएक्शन है जो 2-3 स्टेप में होता है, तो पहले स्टेप में हीट रिलीज हुआ और फिर हो सकता है कि दूसरे स्टेप में हीट गेन हुआ, तो ओवरऑल दोनों को ऐड करो, ओवरऑल जो इंथैल्पी निकलेगा ना, जब रिएक्शन करोगे ना सिंगल स्टेप में, उस टाइप में जो इंथैल्पी आएगा और दो अलग अलग स्टेप को जो इंथैल्पी उसको ऐड करोगे या माइनस करोगे, जो इंथैल्पी आएगा पहला जो एक ही स्टेप में किया तो दोनों का इंथैल्पी सेम आएगा। चलो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं इसको। जैसे यहां पे देखो, कंसीडर द सिंथेसिस ऑफ NH3। NH3 मतलब अमोनिया। अमोनिया सिंथेसिस मतलब बना रहे हम लोग। ये रहा अपना डायरेक्ट स्टेप, ठीक है, और ये रहा अपना सिंगल स्टेप। सिंगल से एक बार क्या किया हम लोग, H2 के साथ N2 कन्वर्ट किया तो क्या बना? N2H4 बना। तो उस टाइम पे देखो प्लस 95.4 मतलब इतना हीट देना पड़ा रिएक्शन करवाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद N2H4 प्लस H2 किए तो क्या बना? 2NH3 बना, माइनस 186.6 किलो जूल, मतलब इतना एनर्जी रिलीज हुआ। ये दो स्टेप में अमोनिया बना। अभी सिंगल स्टेप में यहाँ पे देखो अमोनिया बना 3H2 प्लस N2, डायरेक्ट क्या बन गया? 2H3 बना। इस टाइम पे जो सिंगल स्टेप में जो एंथैल्पी है वो माइनस 92.2 आया। अभी दोनों का ऐड करो तो सिंगल स्टेप का जो 92.2 ये एंथैल्पी ना, वो दोनों इक्वल आना चाहिए। तो ये कौन बोलता है? हैस लॉ बोलता है। चलो इसको करते हैं हम लोग। क्या आना चाहिए आंसर? माइनस 92.2 आना चाहिए। तो पहले ही माइनस का साइन दे दो, माइनस 187.6 माइनस, अभी देखो एक का साइन माइनस है, एक का साइन प्लस है, तो क्या होगा? माइनस होगा और बड़े वाले की साइन मिल जाएगी, तो माइनस कर दो डायरेक्ट। 187.6 माइनस 95.4 कितना आ गया? 92.19। मतलब 92.19 मतलब क्या? ये 9 है ना, तो इसको जब हटाएंगे तो 92.2 हो जाएगा। ये 5 से बड़ा है ना 9, तो ये क्या हो जाएगा? 92.2 हो जाएगा, बराबर। और बड़े की साइन माइनस तो बड़े की साइन माइनस, बराबर आ गया। जो दो स्टेप, मतलब हेस लॉ क्या बोलता है कि दो जब स्टेप्स में अगर कोई रिएक्शन हो रहा है ना, तो उसको ऐड करोगे ना, जो सिंगल स्टेप में होके जो इंथैल्पी निकलता है ना,
वो स्टेप वाले इंथैल्पी को ऐड करने के बाद जो फाइनल आंसर आता है ना, इसका एंथैल्पी और उसका एंथैल्पी सेम रहता है। समझ गया? चलो नेक्स्ट। यहां पे देखो स्पॉन्टेनियस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस। कुछ कुछ रिएक्शन या प्रोसेस जो कि इरिवर्सिबल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू ऑकर एंड डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस फॉर द ऑकरेंस। मतलब ऐसा रिएक्शन या ऐसा प्रोसेस जिसका बाहर से कोई एक्सटर्नल एनवायरमेंट से कोई लेना देना, मतलब बाहर से फोर्स देने की जरूरत नहीं रहती। वो रिएक्शन या प्रोसेस खुद ही होता है, खुद ही होता है और वो रिवर्स नहीं होता। उसके कुछ फीचर्स यहाँ पे देखो। फर्स्ट, इट ऑकर्स ऑफ इट्स ओन एंड डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू ऑकर। खुद से ही प्रोसेस होता है, बाहर की एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं रहता। इट प्रोसीड इन वन डायरेक्शन एंड कैन नॉट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन अनलेस द एक्सटर्नल स्टिमुलस इज प्रेजेंट। एक ही डायरेक्शन में होता जाएगा जब तक हम लोग बाहर से कोई दूसरा फोर्स लगा के उसको रिवर्स नहीं करेंगे। द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन बी रैपिड और स्लो और स्पॉन्टेनिटी इज नॉट कंसर्न विद द रेट ऑफ रिएक्शन। फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है रिएक्शन। द प्रोसेस कंटिन्यूस टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ये रिएक्शन चलते रहेगा चलते रहेगा। कब तक चलते रहेगा? जब तक इक्विलिब्रियम तक पहुंच नहीं जाता। द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेंड टू ऑकर इन डायरेक्शन दैट लीड्स टू इक्विलिब्रियम। ऐसे डायरेक्शन में होगा जो इक्विलिब्रियम अटेन कर ले, चाहे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ डायरेक्शन हो, चाहे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ रिएक्शन का डायरेक्शन हो। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तब तक ये चलते रहेगा। ये हो गया अपना की पॉइंट्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझ गया? चलो नेक्स्ट, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है? द रैंडमनेस, डेफिनेशन यहां पे दिया कि नहीं दिया पता नहीं, मैं लिखता हूं यहां पे। द डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस, डिसऑर्डर और randomness of any substance the disorder and randomness of any substance is called entropy. Example, ice, water and water vapor ले लो। आइस का जो मॉलिक्यूल है एकदम सब ऑर्डर में है, सब पास पास में। जैसे ही वो लिक्विड बनता है उसके मॉलिक्यूल सब यहाँ वहां बिखर जाते हैं, मतलब डिसऑर्डर अरेंजमेंट हो जाता है, रैंडमनेस आ जाता है, रैंडम ही मॉलिक्यूल यहाँ पर। और जब गैस बनता है, मतलब वाटर वेपर जब बनता है, तो मॉलिक्यूल डिसऑर्डर मतलब रैंडम यही कहाँ भी घूमते रहते हैं, मतलब डिसऑर्डरनेस उसमें आ गया। डिसऑर्डरनेस उसमें आ गया मतलब क्या आ गया? उसमें क्या डेवलप हो गया? एंट्रोपी डेवलप हो गया। ठीक है, फिर उसको क्या लेंगे हम लोग? एंट्रोपी। सॉलिड में नो एंट्रोपी, लिक्विड में हल्का सा एंट्रोपी रहता है, और जो गैस बनता है उसमें एक्सट्रीम एंट्रोपी रहता है। एक्सट्रीम एंट्रोपी मतलब मॉलिक्यूल का रैंडमनेस, जो हम लोग ने सॉलिड स्टेट में देखा था। यहाँ पे इन सॉलिड स्टेट वही आ गया। इन सॉलिड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल इन आइस आर अरेंज्ड इन डेफिनेट ऑर्डर। डेफिनेट ऑर्डर में मॉलिक्यूल सब रहेंगे। व्हेन आइस मेल्ट्स द हाईली क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कोलैप्स, द मॉलिक्यूल बिकम्स फ्री इन लिक्विड स्टेट एंड ऑर्डर स्टेट दस टेंड टू बिकम मोर डिसऑर्डर। जो ऑर्डर में था सॉलिड स्टेट में वो डिसऑर्डर में हो जाता है। When liquid water vaporizes, gaseous water molecule move free and randomly in the available space. A less disordered state become highly disordered. ठीक है, लेस ऑर्डर हाईली डिसऑर्डर में हो जाता है। मतलब सॉलिड में कोई डिसऑर्डरनेस नहीं, तो मतलब एंट्रोपी नहीं रहती। लिक्विड में लेस डिसऑर्डर में मतलब लेस एंट्रोपी रहता है, और जब गैस बनता है तो लेस एंट्रोपी से मतलब लेस डिसऑर्डरनेस से हाइयर डिसऑर्डरनेस की तरफ बढ़ जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंट्रोपी। समझ गया ये? नेक्स्ट, quantitative definition of entropy. Entropy is represented by S. ठीक है, यहां पे हम लोगों ने पिछला लिखा था कि नहीं? चलो यहाँ पे तो एंट्रोपी में लिख देता हूं। एंट्रोपी इज रिप्रेजेंटेड बाय S. Entropy is measurement of molecular disorder or randomness. An entropy change of a system is equal to the amount of heat. S is equals to amount of heat transferred to it in a reversible manner divided by temperature in Kelvin, which transfer takes place at which
केल्विन टी, टेम्परेचर टी एट विच द ट्रांसफर टेक्स प्लेस। मतलब एंट्रोपी क्या होता है, हीट कितने टेम्परेचर पे कितना हीट, कितने टेम्परेचर पे कितना हीट पास हुआ, उसको ही बोलेंगे हम लोग एंट्रोपी, बराबर ना। सॉलिड का टेम्परेचर, सॉलिड आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री था, तो उसको थोड़ा टेम्परेचर दिए, टेम्परेचर दिए मतलब टेम्परेचर उसका बढ़ाए आइस का, मतलब क्या दिए, हीट दिए उसको, हीट दिए तो क्या, एंट्रोपी बढ़ गई। ठीक है, एंट्रोपी उसकी क्या हो गई, बढ़ गई, हीट जब दिए तो। ये क्वांटिटेटिव मतलब उसका क्वांटिटी अगर मेजरमेंट करना या फॉर्मूले से कुछ निकालना है तो ये S इज इक्वल टू Q अपॉन T, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। एस समझ गया। नेक्स्ट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक सी टोटल एंट्रोपी मतलब डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू टोटल एंट्रोपी सिस्टम एंड सराउंडिंग इंक्रीजेस इन अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग का डिसऑर्डर इसको ऐड कर लो तो टोटल एंट्रोपी निकल के आ जाएगा। यही क्या बोलता है अपना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, समझ गया। नेक्स्ट, गिव्स एनर्जी। अभी गिव्स एनर्जी देखने से पहले हम लोग जरा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वगैरह देख लेते हैं। जब डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 रहेगा तब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलेंगे उसको, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलेंगे। जब डेल्टा एस टोटल लेस देन 0 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और जब डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू 0 रहेगा तब क्या बोलेंगे उसको, इक्विलिब्रियम पे है रिएक्शन। समझ गया, ये तीनों लिख लो आप लोग। चलो नेक्स्ट अभी देखते हैं गिव्स एनर्जी। गिव्स एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय जी। ठीक है, अभी गिव्स एनर्जी होता क्या है और कैसे आया ये। अभी जो हम लोग ने एंट्रोपी देखा ये सब्सटेंस का देखा, ठीक है, सब्सटेंस का देखा, सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट वगैरह में। बट गिव्स एनर्जी को थर्मोडायनेमिकली प्रूफ करना, सॉरी एंट्रोपी को थर्मोडायनेमिकली जब प्रूफ करना है ना, तो उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग किससे प्रूफ करते हैं, मतलब उसको बताने के लिए या उसको थर्मोडायनेमिक में, एंट्रोपी को थर्मोडायनेमिक में एक्सप्लेन करने के लिए कोई पैरामीटर नहीं था। तो एक साइंटिस्ट गिव्स थे, उन्होंने अपने नाम पे टॉपिक का नाम दिया गिव्स एनर्जी। उन्होंने गिव्स एनर्जी इंट्रोड्यूस किया जो कि एंट्रोपी को थर्मोडायनेमिकली एक्सप्लेन करता है। गिव्स एनर्जी एक्सप्लेन एंट्रोपी थर्मोडायनेमिकली, थर्मोडायनेमिकली, ठीक है, थर्मोडायनेमिकली एंट्रोपी को एक्सप्लेन करता है। और इसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, G इज इक्वल्स टू T माइनस US या HS ना, D इज इक्वल्स टू H माइनस TS, G इज इक्वल्स टू H माइनस TS, STS, बराबर। ठीक है, अभी फॉर चेंज इन गिव एनर्जी, चेंज इन गिव्स एनर्जी डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये क्या होगा, जब चेंज इन गिव्स एनर्जी पूछेगा तब ये गिव्स एनर्जी, इंथैल्पी, टेम्परेचर और ये एंट्रोपी, ये इसका पूरा रिलेशन हो गया और इक्वेशन भी हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी गिव्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। गिव्स एनर्जी जब डेल्टा G ग्रेटर देन 0 रहेगा तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन,
जब डेल्टा जी लेस देन, सॉरी ये उल्टा, जब डेल्टा जी लेस देन जीरो रहेगा तब स्पॉन्टेनियस, जब डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो रहेगा तब, ये एंट्रोपी का जस्ट अपोजिट है। एंट्रोपी में क्या था, जब डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो था तब स्पॉन्टेनियस होगा, अब डेल्टा जी गिव्स जब लेस देन जीरो है तब स्पॉन्टेनियस होगा, तो ये क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और जब डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा तब उसको बोलेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम रिएक्शन। समझ गया? चलो नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम पहले हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बराबर। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल्स टू जीरो। अभी देखिए एट इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी जीरो होता है, तो डेल्टा जी यहाँ पे क्या होगा, जीरो इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो मैं माइनस टी डेल्टा इधर लगा तो प्लस टी डेल्टा हो जाएगा, तो टी डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, तो टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम रहेगा तो उस टाइम पे टेम्परेचर क्या होगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। समझ गया? चलो नेक्स्ट, गिव्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, चलो जरा ये निकालते, इसका क्या अपना क्वेश्चन चालू हो जाएंगे ना, फटाक से जरा इसको करते ही। गिव्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो एक रिएक्शन ले लो, ए रेस टू ए प्लस बी रेस टू बी गिव्स सी रेस टू सी प्लस डी रेस टू डी। तो यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी या आर टी एल एन के। अभी ये इक्वेशन को लिखो जरा, एट इक्विलिब्रियम पे तो एच, अगर उसको डेल्टा जी इक्वल्स टू आर टी एल एन के बराबर है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, एक कैसा लिख सकते हैं, और डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट, जी नॉट क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। ठीक है, तो प्लस आर टी एल एन, के की जगह क्यूसी एक बार लिखो फर्स्ट में, तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन, क्यूसी क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी रेस टू सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी रेस टू डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस टू ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस टू बी। सेकेंड इक्वेशन जरा लिखो, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन, क्यूपी लिखो, प्रेशर के लिए लिखो, तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन पी सी रेस टू सी पी डी रेस टू डी अपॉन पी ए रेस टू ए और पी बी रेस टू बी। समझ गया ये? चलो आगे देखते हैं अभी, चलो आगे देखते हैं अभी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अभी क्या करेंगे, एल एन हटाएंगे एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम है ना, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा इज इक्वल जीरो, तो यहां पे क्या आ जाएगा ये इक्वेशन में, हाँ बराबर, जीरो इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, तो क्या जाएगा, डेल्टा जी इधर रखो, ये इधर आएगा, तो माइनस आर टी एल एन के, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू, एल एन हटाओगे तो 2.303 आ जाएगा, 2.303 आर टी लॉग के,
तो फर्स्ट इक्वेशन इसके क्या लिख सकते हो, और सेकंड फर्स्ट लिखो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log QC एक बार लिख सकते हो, और दूसरी बार डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log QP एक बार लिख सकते हो। एक बार QC लिखोगे तो यह आएगा, एक बार QP लिखोगे तो यह आएगा। समझ गया? चलो अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। Which from the following transformation is endothermic nature? एंडोथर्मिक मतलब हीट गेन कर रहा है। हीट गेन करेगा तो फेज सॉलिड से लिक्विड होगा और लिक्विड से गैस होगा। तो लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, लिक्विड सॉलिड तो हीट रिलीज करता है, तो उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। बढ़िया, एंडोथर्मिक मतलब सॉलिड से लिक्विड। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी, आई से हीट लिया एंडोथर्मिक और लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड 2025 में पूछा है क्वेश्चन, क्या है? आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्ट सेट ऑफ थर्मोडायनामिक कंडीशन फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस बिलो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब डेल्टा इज इक्वल टू 0 रहता है। डेल्टा इज इक्वल टू 0 दो में, बट यहाँ पे क्या डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच लेस देन 0 होगा, तो ये लेस देन 0 मतलब ऑप्शन नंबर सी। कभी पूछा 2025 सीटी में। नेक्स्ट, calculate the work done in the decomposition of 2 mole of NH4NO3 at 100 degree Celsius according to reaction। तो रिएक्शन का जो वर्क डन है वो क्या रहता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा NG RT बराबर। तो जरा इसका पहले डेल्टा N निकालो। डेल्टा N इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1। शिट, N2 माइनस N1। N2 क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 हो गया। यहाँ पे क्या है 1 नहीं है, यहाँ पे देखो गैस फॉर्म में है, तो यहाँ 2 + 1 3 हो गया। यहाँ सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में से 0 होता है, तो डेल्टा N के लिए क्या आ गई 3। किसके लिए, 1 मोल जब NH4NO3 था तो 1 मोल के लिए डेल्टा N की वैल्यू कितना आ गया 3। तो यहाँ पे 2 मोल की बात हो रही है ना, 2 मोल निकालना है। 2 मोल के लिए डेल्टा N का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो जब बस यहाँ पुट करो माइनस डेल्टा N की वैल्यू 6 आ गया। R का वैल्यू कितना है 8.314 इंटू टेम्परेचर मतलब 298 केल्विन, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस, 100 273, तो 373 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, इंटू करो, देखो इसका आंसर मिला है 6 इंटू 8.314 इंटू 373, 18606.73। इसको किस में चाहिए, किलो जूल में। किलो जूल में चाहिए मतलब पॉइंट को यहां शिफ्ट करो 18.6, और ये 0 है, ये पॉइंट को यहाँ पे लगाओ तो 1 हो जाएगा किलो जूल। दिख रहा है ऑप्शन में कहीं पर, यहाँ पे देखो 186,606.73 वही लिखा है, और पॉइंट का सिर्फ किलो जूल में, ये भी जूल में आया। किलो जूल में करोगे 3 पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 18.61 ऑप्शन नंबर, और माइनस में है ना, माइनस ऑप्शन नंबर बी -18.61। समझ गया? चलो नेक्स्ट, इसमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए आप लोग को। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन दैट एग्जिबिट पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन मतलब काम कौन करेगा, सिस्टम काम करेगा, सॉरी सराउंडिंग काम करेगा सिस्टम के ऊपर। सराउंडिंग काम करना मतलब पिस्टन नीचे आना चाहिए। पिस्टन नीचे आना चाहिए मतलब 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होने चाहिए। 2 मॉलिक्यूल कहां पे कंबाइन हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में, NH3 + HCl बन के NH4Cl बन गए। मैंने वाला एग्जांपल भी आप लोग को दिया था, ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पर निगेटिव वर्क डन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल मैटर पर डिपेंड करता है, इंटेंसिव जो मैटर पर डिपेंड नहीं करता, तो वो क्या आ जाएगा सरफेस टेंशन।
किस पे डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम इंटू एनर्जी नंबर ऑफ मोल सब मैटर पे डिपेंड करता है, समझ गया। नेक्स्ट, कैलकुलेट डेल्टा एच फॉर अ रिएक्शन इफ डेल्टा एस इज इक्वल्स टू 120 जूल पर केल्विन एंड डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, इसका ये जो फॉर्मूला है, जब आप लोग फॉर्मूला याद करो क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी नॉट एच नॉट टी डेल्टा एच नॉट, पुट कर दो, ये 28000 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच का वैल्यू तो अपने को निकालने का है, माइनस टेम्परेचर कितना दिया, नहीं दिया मतलब 298 केल्विन, इनटू एस का वैल्यू कितना दिया है 120, बस सॉल्व कर दो इसको कैलकुलेटर, टू 98 इंटू 120 इतना आ गया, डेल्टा एच माइनस 35760, ठीक है। यहां पे क्या है 28000, ठीक है। डेल्टा एच नहीं वही रखो, इसको यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 28000 प्लस 35760 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, तो देयरफॉर डेल्टा एच हम लोग ऐसे ही प्लस कर सकते हैं, 0 का 0, 6 का 6, 7 का 7, 0 का 0, 6 का 6, 7 का 7, 5 8 पर 3 कैरी 1, 3 to 5 2 और 1 6, 63 पॉइंट किलो, ये जूल में आया, जूल में आया, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो 3 पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट जाएगा, तो 63.76 किलो जूल, ऑप्शन में दिख रहा है कहीं पर, यस ऑप्शन नंबर डी। तो सब फॉर्मूला आप लोग थर्मोडायनामिक का याद करके रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज कर रहा है, हीट किस में रिलीज करेगा, सॉलिड से लिक्विड हीट एब्जॉर्ब करेगा, सॉलिड से एक्वस हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये भी हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट रिलीज कौन कर रहा है, ये KOH HNO3 KNO3 और H2O जब बनेगा तो क्या करेगा, हीट रिलीज होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज एग्जांपल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मैटर पे डिपेंड करेगा, मैटर पे क्या डिपेंड करेगा, सरफेस टेंशन, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट एंड विस्कोसिटी, तो जो ये अपना हीट कैपेसिटी है ये डिपेंड करेगा, सरफेस टेंशन नहीं डिपेंड करेगा, विस्कोसिटी नहीं, स्पेसिफिक हीट भी नहीं, हीट कैपेसिटी डिपेंड करेगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी, 2 बार पूछा 2025 2016 में। Which from the following process indicates that the work done by the system is equal to a decrease in internal energy, वर्क डन सिस्टम करेगा, ऑफकोर्स सी बात है इंटरनल एनर्जी कम होगा, इंटरनल एनर्जी कम होगा मतलब एनर्जी का रोल वहां पे आ गया, एनर्जी कम हो रहा है मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डेल्टा एनर्जी सॉरी इंटरनल एनर्जी कम हो रहा है, तो मतलब U1 एंड U2 की कुछ तो वैल्यू है, कुछ तो वैल्यू है, मतलब डेल्टा यू 0 नहीं होगा, डेल्टा यू 0 नहीं होगा मतलब आइसोथर्मल होगा ही नहीं, ए बी ऑप्शन ऐसे कट गया, मतलब अपना क्या है एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस। अभी यहाँ पे देखो एक्सपांशन हो रहा है कि कंप्रेशन कर रहा है, क्या बोल रहा है, वर्क डन कौन, सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है मतलब सिस्टम पिस्टन को ऊपर भेज रहा है, ऊपर भेजे तो गैस का क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, गैस का एक्सपांशन हो रहा है मतलब एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन ऑफ गैस, ऑप्शन नंबर सी, ऐसे ही आपको सीटी में करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन कौन है, कितनी बार 3 बार पूछा है, 25 में 23 में, स्टेट फंक्शन स्टेट फंक्शन स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन कौन है, ऑप्शन नंबर ए, पी डेल्टा वी, ये क्या है पाथ फंक्शन, पी डेल्टा वी मतलब W, वर्क डन इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी माइनस पी एक्सटर्नल, याद है क्या, ये W और Q पाथ फंक्शन होता है, फिर इनडायरेक्टली आपको W दिया है, देखो कैसा कंफ्यूज कर रहा है, बराबर पूछ W के बारे में और दिया है पी डेल्टा वी, तो आपको ये रिलेशन सब याद रहना चाहिए, समझ गया। नेक्स्ट,
विच फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन परफॉर्म्स नो वर्क एट 25 डिग्री सेल्सियस। ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो कोई वर्क नहीं कर रहा है? CH3 ब्रेक डाउन हो रहा है, अमोनिया CH4, यहाँ पे इसका वर्क हो रहा है, ये भी एडिशन हो रहा है, इसका भी एडिशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे इसका वर्क नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। CaCO3 किस में ब्रेक डाउन हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में हो रहा है। यहां पर अपने चैप्टर का दी एंड होता है। ये रहे अपने RB2 के फर्स्ट क्वेश्चन और ये रहा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क करके आना है। नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा मेरा, मैं उसमें ये दोनों क्वेश्चन करवाऊंगा, आप लोग अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको सभी कंसेप्ट समझ में आ रहेंगे, फॉर्मूलाज वगैरह, और जो भी मैंने डायग्राम वगैरह बनाया आपको सब समझ में आ रहेगा। इसमें मेन क्या अपना फॉर्मूला, सब फॉर्मूलाज आप याद कर लोगे तो देखो मैंने क्वेश्चन कैसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया अपने। तो ऐसे ही क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स में बनते हैं। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, यहाँ सब सभी बनते हैं। तो लेक्चर अपना यहाँ पर एंड होता है। सभी चीजें आपको समझ में आ ही गई रहेंगी। ठीक है, जो भी डाउट रहेगा कमेंट कर देना आप लोग। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।